लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए हम कभी भी किसी फंक्शन की बात करते हैं ना, और ये कहा जाता है कि फंक्शन की किसी फंक्शन में कोई ना कोई एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल टर्म होती है। तो अगर ये कहा जाए कि उस वेरिएबल टर्म की कोई एक वैल्यू असाइन कर दी जाए उस वेरिएबल टर्म को, और ये बोला जाए कि आप फंक्शन की वैल्यू बताइए, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बताइए एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो आप कैसे निकालते हैं जरा देखो। ये ऐसे होता है, इफ देयर इज इफ देयर इज अ फंक्शन fx is equal to 3x square plus 2x, if there is a function fx is equal to 3x square plus 2x plus 3। अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमको फंक्शन दे रखा है। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि इस फंक्शन की आप वैल्यू निकालिए, एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, जैसे फंक्शन है तो फंक्शन को तो हम नॉर्मली एफ ही बोलेंगे, एफ इज फॉर फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब क्या है कि फंक्शन में वेरिएबल टर्म जो है वो एक्स है। मतलब एक्स एक ऐसा टर्म है जो बार बार वेरी करेगा, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो बार बार वेरी कर रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमसे ये कहा जाए कि एक्स की वैल्यू है 2 और आप फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो हम इसको बोलेंगे एट एट एक्स इज इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f2। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू प्लस 3। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गई 19। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ गई 19, ठीक है। ये तो हो गया फंक्शन, किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना, जो हमने देखा भी था रिलेशनशिप फंक्शंस वाले चैप्टर में, हमने देखा भी था कि फंक्शन की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। अब अब अगर ये बोला जाए कि फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब फंक्शन एग्जैक्टली 2 के इक्वल ना हो, जब x की वैल्यू जो वेरिएबल है, वेरिएबल एग्जैक्टली 2 के इक्वल ना हो, इट टेंड्स टू 2, ठीक है। 2 में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। हम ये कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, अगर मुझे ये निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx का मतलब ये होगा कि x जो है ना वो लगभग लगभग 2 के बराबर होगा। लगभग लगभग 2 के बराबर का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 2। मतलब या तो ये 2 से थोड़ा सा छोटा होगा या फिर ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसे, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 की पावर में मैंने माइनस लिख दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब ये है कि x जो है वो 2 से माइनस है, माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से मामूली से छोटा है। तो ऐसी वाली लिमिट को बेटा मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो ये है x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, इसका मतलब क्या है कि जो x है, जो वेरिएबल x है वो 2 से मामूली सा बड़ा होगा, 2 से जरा सा बड़ा होगा। तो ऐसी वाली लिमिट को मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये x राइट की तरफ है, ये 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं बोलूंगा हैंड राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास
ये दो वैल्यूज हो गई, एक लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और एक राइट हैंड लिमिट हो गया। अब आप ये देखिएगा कि अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स ये कब एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें ना ऐसा लेकर चलेंगे कि नोट करके लिखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट only when LHL at x is equal to fx is equal to RHL at x is equal to fx। मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तब मैं बोलूंगा कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तब मैं बोलूंगा मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब इतना क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये बता दीजिए। हर्ष क्लियर है? हर्ष, अस्मी, दृष्टि, यस सर क्लियर है। क्लियर है? एकांश, हर्षित, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है जी। तो बस 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट वेट करो, आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिएगा, अब आप इसमें बुक में बेटा आप आ जाइए पेज नंबर 294, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 294, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 294, एग्जांपल नंबर 1। इसमें देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लिमिट्स। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या होगा कि जब हमको इस तरह से दे रखा होगा ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर ये बताना है कि x जो है वो लगभग लगभग 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इस तरीके का तरीका नहीं है कि मैं या तो x से मामूली से छोटी वैल्यू रखूं या मामूली से बड़ी वैल्यू रखूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर ये रैशनल फंक्शन होता, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा होता, तब तो या तो मैं इसको रैशनलाइज करता या मैं इसको फैक्टराइज करता। उस चीज पर अभी मैं बाद में आता हूँ। फिलहाल ये देखिएगा कि यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें आपको x की वैल्यू 1 डायरेक्टली रख देनी है, जैसे कि हम फंक्शन में रखते थे। जैसे कि इस फंक्शन में आपने x इज इक्वल टू 2 रखा, तो सीधा सीधा आपने वैल्यू रखी और आंसर निकाल लिया। बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पर करना है। क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 1, यानी कि यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे 1। तो ये हो गया 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1।
1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये भी 1 और प्लस 1 -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया रिजल्ट क्या हो गया प्लस का 1 बताइए जी क्लियर है इतना इतना सभी को समझ में आ गया यस ठीक है जी तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में लिखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x into x plus 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x into x plus 1 ये है ठीक है अब इसमें क्या करेंगे अब आप क्या करिए यहाँ पर x की वैल्यू सीधा सीधा 3 डालिए तो 3 into 3 plus 1 इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है 3 multiplied by 4 कितना हो गया 12 हो गया सीधा सीधा ठीक है ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या है लिमिट x tending to 1 plus x square 1 plus x square plus dot 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 कहाँ तक है x की पावर 10 तक प्लस x की पावर 10 यहाँ तक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप 1 डाल दीजिए 1 प्लस x की जगह 1 प्लस x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर ऐसे ही करते करते 1 की पावर 10 ठीक है तो अगला देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 ये भी 1 तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ से मैं ये देख लेता हूँ कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है आप ये देखो कि यहाँ पर तो हो गया बेटा x की पावर 1 तो x की पावर 1 x की पावर 2 ऐसे करते करते x की पावर 10 तो अगर मैं पावर से भी हिसाब लगाऊं तो 1 पावर 1 पावर 2 पावर 3 ऐसे करते करते 1 से लेकर 10 तक यानी कि टोटल 10 टर्म्स हो गए और एक 1 और दे रखा है अलग तो 1 को अगर मैं 10 बार ही ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा 1 + 1 2 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 4 बार ऐड करेंगे तो 4 ऐसे ही 1 को 10 टाइम्स ऐड करा तो 10 आ गया लेकिन उससे पहले एक 1 और दे रखा है तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिखूंगा क्या हो गया इसका आंसर 11 बताइए क्लियर है बताइए बेटा क्लियर है सभी को यस सर कनिष्का समक्ष हर्षित बताइए क्लियर है यस यस सर सर ठीक है जी अब इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 में अब रैशनल फंक्शंस आ गए हमारे पास तो रैशनल फंक्शंस में या तो मैं रैशनलाइज करूंगा या फिर मैं फैक्टराइज करूंगा रैशनलाइज क्या होता है अगर मान लीजिए नीचे कहीं पर हमारे पास कोई ऐसी टर्म आ गई जैसे √2 - 1 है तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि मैं डिनोमिनेटर में भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और न्यूमरेटर में भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन तो आप जानते ही हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग होता है तो वो भी ट्राई करके देखते हैं जब भी कभी रैशनल फंक्शन मतलब wherever a numerator and denominator is involved तो वहां पर मुझे फैक्टराइजेशन करना होता है तो जरा देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x square plus 1 x square plus 1 upon x plus 100 x square plus 1 upon x plus 100 ये हो गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फैक्टराइज करने का कोई तरीका नहीं है आप सोचोगे आप x square plus 1 को फैक्टराइज कर दो नहीं इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा कुछ नहीं तो आप क्या करिए सीधे सीधे x की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100 तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 और 1 प्लस 100 क्या हो गया 101 मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में देखिएगा इसमें दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ - 4x²
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दे रखा है। अब जरा देखिएगा, इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। जैसे डिनोमिनेटर को आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, आइडेंटिटी लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो आपने सबसे पहले न्यूमरेटर में x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, और ये 4 को मैं बोलूंगा 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 4 को, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और माइनस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। अभी क्या होगा देखो, एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप सोचेंगे फर्दर कुछ इसमें हो सकता है, तो फर्दर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, वो आप करके भी देख लो, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा x इंटू एक्स माइनस 2, तो मैं x की जगह यहाँ 2 डाल दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो ये हो गया 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। मतलब इसका रिजल्ट आ गया 0। बताइए, क्लियर है? मन्नत क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। ये एग्जांपल 2 का सेकंड पार्ट हुआ। एग्जांपल नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप ये देखिए, ये यही वाला तो फंक्शन है, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया इस फंक्शन का। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि मैं इसको, आप तो देखिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसको फाइनली यहां तक ले आता हूं जहां तक हमने सॉल्व करा था। ठीक है, बस न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दो, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख दो। ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2, डिनोमिनेटर को तो लिख दो न्यूमरेटर में x प्लस 2, और जो न्यूमरेटर है इसको लिख दो डिनोमिनेटर में, तो x इंटू एक्स माइनस 2। अब x की जगह 2 डाल दीजिए, तो 2 प्लस 2 अपॉन यहाँ पर भी 2 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 4 अपॉन 2 इंटू 0।
तो एनीथिंग अपॉन जीरो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो आंसर आ जाता है बेटा मेरा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड आ गया इसका रिजल्ट। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या किया जाता है देखिए, देखो सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी रैशनल फंक्शन मुझे दे रखा है तो ऐसा क्यों जरूरी है कि मैं उसको रैशनलाइज करूं या फैक्टराइज करूं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले वैल्यू रखकर देखते हैं। जैसे x टेंडिंग टू 2 दे रखा है, तो आप एक काम करो, आप ये कहो कि भाई जब लिमिट को मैं डायरेक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए लिमिट कैलकुलेट करता था तो मैं क्या करता था, उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देता था। तो जरा डायरेक्टली वैल्यू डालकर देखिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो हम ये कहेंगे on directly putting x is equal to 2 in the on directly putting x is equal to 2 in the given function, we get 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो 2 का क्यूब देखिए बेटा क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये भी हो गया 8 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6। तो अगर इसको देखें हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0। ठीक है, तो अगर मान लीजिए समथिंग अपॉन 0, मतलब अगर न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 4 था और 2 था, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 2 था 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन 0। अगर 2 अपॉन 0 दे रखा है तो ये मैं इसको इनफाइनाइट बोल सकता हूँ, यानी कि नॉट नॉट डिफाइंड बोल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर क्या था 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 0 अपॉन 2, इसको मैं 0 बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास न्यूमरेटर में भी 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाए तो बेटा इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं which is called indeterminate इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब ये वो वाली फॉर्म है जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जब भी आती है, आप याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में जहां पर भी मैं रैशनलाइज या फैक्टराइज कर रहा हूं तो वहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखने पर आप ये देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, और रैशनलाइज या फैक्टराइज करने पर आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। तो जरा देखिएगा, जैसे डायरेक्टली वैल्यू रखने पर तो 0 अपॉन 0 आ गया विच इज इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होगा, डिटरमिन का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड, डिटरमिनेटेड व्हिच कैन बी डिटरमिनेटेड इज कॉल्ड डिटरमिनेट फॉर्म, एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म व्हिच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब इसको हम फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ये कहेंगे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, आइदर फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ बड़े आराम से। ठीक है, मैं इस तरफ करके दिखाता हूँ, इसको देखिएगा। अब देखिएगा, इसको मैं दोबारा करता हूँ सॉल्व। अब रैशनलाइज या फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वैसे तो इनडिटरमिनेट हो गया, मतलब सॉल्व नहीं हो रहा है।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसको मैं फैक्टराइजेशन इसका कर सकता हूँ, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3x, तो माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 6। ये हम कर सकते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस का 6, ये हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अब न्यूमरेटर में देखो x क्यूब है और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग कर ही चुका हूँ, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, x ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में बचा x माइनस 2, इन दोनों में माइनस 3 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में बचा x माइनस 2, क्लोज कर दो इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 2, न्यूमरेटर में x स्क्वायर इंटू x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब आप x की जगह 2 डाल कर देख लो, ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस 4। बताइए बेटा क्लियर है। Yes, sir. तो ये वो वाला फॉर्म था जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था कि डायरेक्ट वैल्यू डालने पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, 0/0 आ रहा था, विच इज इनडिटरमिनेट। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करके आगे अप्रोच करूं तो इसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 5, इसका एग्जांपल 2 का फिफ्थ पार्ट देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और ब्रैकेट में है x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहां पर मेरे पास है x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x में x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में x कॉमन निकालूंगा, तो मैंने x कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया। ब्रैकेट बंद करिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ब्रैकेट बंद। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 1, बीच में माइनस का साइन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं करूंगा बड़े आराम से हो सकता है, माइनस 3x को मैं लिख दूंगा माइनस 2x माइनस 1x, माइनस 2x और माइनस 1x क्या हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x और ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस का 2, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। इसके बाद आगे करते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या होगा, इसको स्प्लिट करना है, ये तो एज इट इज लिखेंगे, ये हो गया
लिमिट x टेंडिंग टू 1 और अब ब्रैकेट में आप लिखिए x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x तो बाहर है ही और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x है तो इसमें से x कॉमन ले लो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2 इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x minus 2 upon x into x minus 1 minus 1 upon ये x को as it is है ये x minus 2 into x minus 1 हो जाएगा अब देखिए मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर दो रैशनल फंक्शंस हैं एक ये और एक ये दोनों के डिनोमिनेटर में x और x minus 1 आ रहा है x और x minus 1 तो हम क्या करेंगे x और x minus 1 डिनोमिनेटर में से ना कॉमन निकाल लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया 1 अपॉन x into x minus 1 अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए मैंने 1 अपॉन x into x minus 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा केवल x minus 2 ठीक है फिर यहाँ देखिए माइनस x और x minus 1 ये डिनोमिनेटर में से निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x minus 2 इतना बचा तो क्या करिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और इसको सिंप्लीफाई करो लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x into x minus 1 इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए ये क्या हो जाएगा x minus 2 का होल स्क्वायर minus 1 अपॉन x minus 2 इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई यहाँ पर आप सोचोगे कि x minus 2 का होल स्क्वायर पहले मैं एक्सपैंड करूँ वो एक्सपैंड करने से बढ़िया एक तरीका है आप एक काम करो इसमें जैसे x minus 2 का होल स्क्वायर दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x into x minus 1 और बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो ये क्या हो गया जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे लिखा जा सकता है तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस बी यानी कि x minus 2 plus 1 into x minus 2 minus 1 अपॉन x minus 2 ये हो गया फिर देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x into x minus 1 और ये हो गया x minus 2 plus 1 क्या हो गया x minus 1 x minus 2 minus 1 क्या हो गया x minus 3 अपॉन x minus 2 यहाँ x minus 1 से x minus 1 कट गया अब फर्दर कुछ भी सिंप्लीफिकेशन होने का कोई गुंजाइश नहीं है तो अब आप क्या करिए अब आप सीधे सीधे इसमें x की जो वैल्यू है 1 वो डाल दीजिए तो न्यूमरेटर में है x minus 3 यानी कि क्या हो जाएगा 1 minus 3 डिनोमिनेटर में 1 है और ये है x minus 2 यानी कि 1 minus 2 तो 1 minus 3 क्या हो गया minus 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 2 क्या हो गया minus 1 माइनस से माइनस कट गया रिजल्ट आ गया प्लस का 2 बताइए क्लियर है Yes, sir. एकांश क्लियर है Yes, sir. हर्षित बताइए Yes, sir. ठीक है इसके बाद मैं देखता हूँ ये एग्जांपल 1 हुआ एग्जांपल 2 हुआ फिर आप ये देखिएगा कि मैं एक ना इसमें फॉर्मूला आपको जो एक थ्योरम है वो लिखवाता हूँ एक मिनट देखिएगा एक मिनट वेट करिए बस पानी पी रहा हूँ जरा फिर कंटिन्यू करते हैं